बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 उसकी कर रहे हैं एक्सरसाइज, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम व्हेन अ लिक्विड एवेपोरेट्स। जब कोई माया एवेपोरेट होता है, जब कोई लिक्विड एवेपोरेट होता है तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है? जवाब होगा जी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ज़रिया। ये हेडिंग देंगे हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चे के, एनर्जी का ज़रिया कहाँ से आती है एनर्जी। The liquid absorbs thermal energy from its surrounding environment or from liquid itself. माया अपने इर्द गिर्द से या खुद माया में से एनर्जी को जज़ब करता है या हीट को जज़ब करता है। उसके लिए किसके लिए? एवेपोरेशन के लिए। एवेपोरेशन के लिए माया अपने इर्द गिर्द से या खुद माया अपने आप में से एनर्जी को जज़ब करता है। माया अपने इर्द गिर्द से या खुद अपने आप में से एनर्जी को जज़ब करता है। ये इबारत लिखने के हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चे। तो हमें पता है एवेपोरेशन के लिए क्या होता है, वो माया खुद अपने आप में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये अपने माहौल से लेता है। मैकेनिज़्म आगे इसका ये है तरीक़ेकार। तरीक़ेकार क्या होता है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस एब्जॉर्ब दिस हीट एनर्जी। हाई एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं सतह के ऊपर इस एनर्जी को जज़ब कर लेते हैं। टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस होल्डिंग देम इन लिक्विड फेज, और वो उन कशिश की कुव्वतों पर गालिब आते हैं जिन्होंने इनको माया हालत में रखा होता है, यानी अब उस पर गालिब आ जाते हैं। एंड स्केप इनटू एयर एज वाटर वेपर, और बुखारात बनकर हवा में उड़ जाते हैं। हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल जो हैं उनकी एनर्जी पहले से हाई है, अब वो हैं सतह के ऊपर, हैं भी वो सतह के ऊपर। अब वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन कशिश की कुव्वत ने उनको पकड़ के रखा है लिक्विड हालत में। तो जब ये इर्द गिर्द से इन्होंने एनर्जी, सब पहले तो इनकी एनर्जी अपनी बहुत हाई है, फिर ये हैं सरफेस के ऊपर। अब ये इर्द गिर्द से इन्होंने एनर्जी जज़ब की तो इनकी एनर्जी हो गई ज़्यादा। अब जो एनर्जी इनकी हुई ज़्यादा, और सतह पर तो ये पहले ही मौजूद थे, तो अब ये जो लिक्विड फेज़ है उससे अपना नाता तोड़ सकते हैं। जो कशिश की कुव्वतें जिन्होंने इसको लिक्विड हालत में रखा हुआ था उनसे ये जान छुड़ा लेते हैं, उन पर गालिब आ जाते हैं और बुखारात बनकर हवा में उड़ जाते हैं। इबारत कुछ इस तरह से बन जाएगी कि, अच्छा कॉन्सेप्ट एक दफ़ा दोबारा समझा दूं। हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं, सतह के ऊपर हैं, एनर्जी इनकी पहले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन लिक्विड ने इनको अभी भी अपने आप, कशिश की कुव्वतों ने इनको लिक्विड हालत में रखा है। अब इन्होंने क्या, इर्द गिर्द से हीट की एब्जॉर्ब। अब हीट एब्जॉर्ब की, एनर्जी इनकी पहले ज़्यादा थी और हीट एब्जॉर्ब कर ली, अब इनकी एनर्जी होगी और ज़्यादा, मज़ीद बढ़ गई। जब एनर्जी मज़ीद बढ़ गई तो इन्होंने जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थी जिन्होंने इसको लिक्विड हालत में रखा हुआ था, इन्होंने वो फोर्सेस पर काबू पा लिया और उनको तोड़ दिया। अब जब इन्होंने उनसे नाता तोड़ लिया तो अब ये बुखारात बन के हवा में उड़ जाएंगे। इबारत कुछ इस तरह से बन जाएगी हमारे तरीक़ेकार वाली हेडिंग की कि ज़्यादा तवानाई वाले मालिक्यूल्स कहाँ हैं जी? ज़्यादा एनर्जी वाले मालिक्यूल्स सतह से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और कशिश की उन कुव्वतों पर गालिब आ जाते हैं जिन्होंने इन्हें माया हालत में रखा होता है, और वो बुखारात बनकर हवा में उड़ जाते हैं। अगला है जी हमारे पास 14.2, इस कंडेंसेशन एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या कंडेंसेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है? आंसर होगा नो, नहीं। कंडेंसेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये वो है जो एनर्जी खारिज करने वाला है, एंडोथर्मिक नहीं है, ये एक्सोथर्मिक है जिसमें हीट जो है वो रिलीज करता है, खारिज करता है। अच्छा क्या है जी? ड्यूरिंग कंडेंसेशन के दौरान गैस मॉलिक्यूल्स लूज थर्मल एनर्जी, तो ये थर्मल एनर्जी को लूज़ करते हैं, ज़ाया करते हैं। कंडेंसेशन के दौरान गैस के मॉलिक्यूल थर्मल एनर्जी को खोते हैं एंड स्लो डाउन टू फॉर्म अ लिक्विड, और इनकी रफ्तार कम हो जाती है और वो माया में तब्दील हो जाते हैं। कंडेंसेशन के दौरान गैस के मॉलिक्यूल अपनी थर्मल एनर्जी को ज़ाया करते हैं और इनकी रफ्तार कम हो जाती है और वो माया हालत में तब्दील हो जाते हैं। कंडेंसेशन के दौरान गैस के मॉलिक्यूल अपनी थर्मल एनर्जी को खोते हैं और इनकी रफ्तार सुस्त हो जाती है और ये माया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये इबारत हमारे लिखेंगे उर्दू मीडियम के बच्चे। बिकॉज एनर्जी इज़ रिलीज टू द सराउंडिंग्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्योंकि इस अमल के दौरान इर्द गिर्द एनर्जी खारिज की जाती है या इर्द गिर्द की आबो हवा में एनर्जी खारिज होती है। इट इज़ एक्सोथर्मिक नॉट एंडोथर्मिक, इसलिए इस अमल को हम एक्सोथर्मिक अमल कहते हैं, ना कि एंडोथर्मिक। ठीक है, ये हो जाएगी इबारत, क्योंकि इस अमल के दौरान इर्द गिर्द के माहौल में एनर्जी खारिज की जाती है, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक कहा जाता है, ना कि एंडोथर्मिक। आगे जी है हमारे पास 14.3, वाई नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल इंसेक्ट्स, के वो नेफ्थलीन बॉल्स जो कीड़े भगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद वो गायब क्यों हो जाती हैं? वो नेफ्थलीन की गोलियां जो कीड़े भगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ वक्त के बाद वो गायब क्यों हो जाती हैं? जवाब है इसका रीज़न,
नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। नेफ्थलीन बॉल्स सब्लिमेशन के प्रोसेस की वजह से गायब हो जाती हैं। सब्लिमेशन क्या है? जब ठोस लिक्विड में चेंज हुए हुए बगैर डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। जो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं वो सॉलिड हालत में पड़ी होती हैं और डायरेक्ट वो गैस बन के उड़ जाती हैं, इस वजह से वो गायब हो जाती हैं। इबारत कुछ इस तरह से लिख देंगे, नेफ्थलीन बॉल्स सब्लिमेशन के अमल की वजह से गायब हो जाती हैं। एक्सप्लेनेशन हेडिंग हो जाएगी वजाहत। वजाहत में लिखेंगे क्या? सब्लिमेशन इज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। सब्लिमेशन वो अमल है जिसमें सॉलिड बराह रास्त वाटर वेपर सॉरी वाटर नहीं क्योंकि वेपर्स में चेंज होता है, लाजमी नहीं तो नहीं वो पानी के बुखाराती हों। सब्लिमेशन वो अमल है जिसमें कोई मादा माया हालत में तब्दील हुए बगैर बराह रास्त बुखारात बन के उड़ जाता है। सब्लिमेशन वो अमल है जिसमें कोई मादा माया हालत में तब्दील हुए बगैर बराह रास्त बुखारात बनकर उड़ जाता है। ठीक है। नेफ्थलीन स्लोली एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग एयर। नेफ्थलीन आहिस्ता आहिस्ता अपने इर्द गिर्द की हवा से हरारत को जज़ब करती है एंड एवेपोरेट्स कम्प्लीटली इनटू गैस, और मुकम्मल तौर पर और वो बुखारात बनकर उड़ जाती है, यानी मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील हो जाती है। नेफ्थलीन अपने इर्द गिर्द की हवा से हरारत को जज़ब करती है और बुखारात बनकर उड़ जाती है, यानी मुकम्मल तौर पर गैस में तब्दील हो जाती है। ठीक है। तो वो कहती है वो गेंस जो बॉल्स होती हैं वो दरअसल सराउंडिंग से हीट ले रही होती हैं। जब वो हीट ले रही होती हैं तो वो आखिरकार एवेपोरेट हो जाती हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती हैं। इस वजह से हमें वो नज़र नहीं आती, वहाँ से वो गायब हो जाती हैं। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है जी 14.4 यानी चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, वाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज। फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है? बहुत दफ़ा हम ये पढ़ चुके हैं। जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो फेज चेंज नहीं होता, क्योंकि जब फेज चेंजिंग के दौरान जो हम उसको हीट दे रहे होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा करने के बजाय जो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, जो कशिश की कुव्वतें हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ने में इस्तेमाल हो रही होती है, इसलिए वो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा नहीं कर रही होती। और जब काइनेटिक एनर्जी में इजाफा नहीं हो रहा था तो फिर टेम्परेचर भी नहीं चेंज हो रहा होता। कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। अब हम इसकी कर लेते हैं रीडिंग। ड्यूरिंग अ फेज चेंज के दौरान द सप्लाइड हीट एनर्जी इज़ यूज्ड इंटायरली टू ब्रेक द अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो इस दौरान जो हरारत दी जाती है वो मुकम्मल तौर पर कशिश की कुव्वतों को तोड़ने में इस्तेमाल होती है। वो कहाँ पे मौजूद होती है? बिटवीन पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स के दौरान मौजूद होती है उस कशिश की कुव्वत को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। रादर देन इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी, बजाय इसकी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा करे। तो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा करने के बजाय कशिश की कुव्वतों को तोड़ने में इस्तेमाल होती है। रीज़न, वजह की इबारत जो इस तरह से बन जाएगी, उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो लिखेंगे, फेज चेंज के दौरान जो हीट एनर्जी मुहैया की जाती है वो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा करने की बजाय पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने में इस्तेमाल होती है। यह मुकम्मल तौर पर इनको तोड़ने में इस्तेमाल होती है। फेज चेंज के दौरान जो हीट एनर्जी मुहैया की जाती है वो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा करने की बजाय वो मुकम्मल तौर पर पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद कशिश की पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने में इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये इबारत आप लिख देंगे। आगे है जी इसकी एक्सप्लेनेशन, वजाहत क्या है जी। सिंस काइनेटिक एनर्जी डज नॉट इंक्रीज, चूँकि काइनेटिक एनर्जी में इजाफा नहीं होता, द एवरेज टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट, इसलिए जो एवरेज टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, यानी उसमें भी इजाफा नहीं होता। अनटिल द इंटायर फेज चेंज इज़ कंप्लीट, यहाँ तक के फेज चेंज का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। तो जब तक फेज चेंज का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता काइनेटिक एनर्जी में इजाफा नहीं होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी में इजाफा नहीं होगा तो टेम्परेचर में भी इजाफा नहीं होगा, वो मुस्तकिल रहेगा। हेडिंग लिख देंगे हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे वजाहत, और आगे इबारत कुछ इस तरह से लिखेंगे, जब तक फेज चेंज का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, चूँकि काइनेटिक एनर्जी में इजाफा नहीं होता इसलिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। या इस तरह लिख सकते हैं, चूँकि फेज चेंज के अमल के चूँकि काइनेटिक एनर्जी में इजाफा नहीं होता इसलिए जब तक फेज चेंज का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इबारत इस तरह से लिख देंगे, वजाहत, चूँकि काइनेटिक एनर्जी में इजाफा नहीं होता इसलिए जब तक फेज चेंज का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता एवरेज टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। ये लिख देंगे। है जी आगे 14.5 यानी पाँचवा शॉर्ट क्वेश्चन, इज़ इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस, क्या ये मुमकिन है कि हम लिक्विड को भी गैस की तरह कंप्रेस कर लें? आंसर हमारा है जी नो। पहली बात तो नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता कि हम लिक्विड को भी गैस की तरह कंप्रेस कर लें, ये नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस। ये मुमकिन नहीं है कि किसी लिक्विड को गैस की तरह कंप्रेस किया जाए। रीज़न, वजह इसकी क्या है? पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर ऑलरेडी पैक्ड क्लोजली टुगेदर। लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स पहले ही बहुत क्लोजली पैक होते हैं, ये बहुत करीब करीब होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स पहले ही बहुत करीब होते हैं, विद ऑलमोस्ट नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन दैम, कि इनके दरमियान में कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होते। लिक्विड के पार्टिकल्स पहले ही इतने करीब होते हैं कि उनके दरमियान तकरीबन कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस मौजूद नहीं होते। ये इबारत बनेगी उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। देयरफॉर लिक्विड्स आर वर्चुअली इनकम्प्रेसिबल कंपेयर टू हाईली कंप्रेसिबल गैसेस। इसीलिए गैसेस जो इंतहाई कंप्रेसिबल हैं, इनके मुकाबले में लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल हैं। इसीलिए लिक्विड्स जो इसीलिए गैसेस जो इंतहाई कंप्रेसिबल हैं, इनके मुकाबले में लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल हैं। ये इबारत हमारी लिखेंगे उर्दू मीडियम के बच्चे के। गैसेस तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस होती हैं, उनके मुकाबले में मायाजात बिल्कुल कंप्रेस नहीं होते। 14.6 यानी कि छठा शॉर्ट क्वेश्चन, कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स। क्या आप पानी का जो है बॉइलिंग पॉइंट उसको चेंज कर सकते हो? किस हालत में? इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी तजर्बे में। इन योर लैब, अपनी लैब के अंदर, ठीक है। वैसे आपने पानी का टेम्परेचर नहीं चेंज करना, लैब के दौरान लैब के अंदर कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सॉलिड का जो वाटर है इसका आप बॉइलिंग पॉइंट है उसको चेंज कर दें, ठीक है। ये उसका सवाल है। जवाब हमारा क्या है जी? यस, हो सकता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन बी चेंज बाय अल्टरिंग द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तब्दीली करके हम पानी के बॉइलिंग पॉइंट को तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जवाब है। अब हम इस जवाब की वजाहत करते हैं। हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चे देंगे हेडिंग वजाहत की, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा करना है तो हम एक्सटर्नल प्रेशर में इजाफा कर देंगे। मिसाल के तौर पर यूजिंग आ प्रेशर कुकर, मिसाल के तौर पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके। ये इबारत हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए बन जाएगी। एक्सटर्नल प्रेशर में इजाफा करके पानी के बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा किया जा सकता है, मिसाल के तौर पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हुए। टू डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट में कमी करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में कमी करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग अ वैक्यूम पंप कनेक्टेड टू अ फ्लास्क। मिसाल के तौर पर फ्लास्क के साथ वैक्यूम पंप को जोड़ के, यानी जिस फ्लास्क में हम पानी को बॉयल कर रहे हैं उसके साथ अगर हम वैक्यूम पंप को कनेक्ट कर दें तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हो जाएगा कम, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर को कम करेंगे, मिसाल के तौर पर फ्लास्क के साथ वैक्यूम पंप को कनेक्ट करके या वैक्यूम पंप को जोड़ के। ये बात हो जाएगी हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी 14.7। वो क्या है जी? इन विच सीजन वेट क्लॉथ्स गेट ड्राई आफ्टर अ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम। कौन सा मौसम है जिसमें जो हमारे गीले कपड़े हैं ये खुश्क होने में तकरीबन दूसरों की निस्बत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी रिलेटिवली निस्बतन ज़्यादा टाइम लगता है। कौन से मौसम ऐसे हैं जिसमें गीले कपड़ों को खुश्क होने में ज़्यादा वक्त लगता है? सीज़न, सबसे पहले तो हम बताते हैं मौसम कौन सा होता है, ठीक है। असल लफ्ज़ मौसम है, वैसे लोग सारे मौसम मौसम कहते रहते हैं, लेकिन असल उर्दू में जो लफ्ज़ है मौसम होता है, सीन के नीचे ज़ेर होती है, मौसम। वेट क्लॉथ्स लाइक टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ड्यूरिंग विंटर रेनी मानसून सीजन। गीले कपड़ों को खुश्क होने में ज़्यादा वक्त लगता है मौसम सरमा में और मानसून के मौसम में। मानसून के मौसम में और मौसम सरमा में गीले कपड़ों को खुश्क होने में ज़्यादा वक्त लगता है। तो अब हमने मौसम बता दिए कौन कौन से हैं, एक तो सर्दी का और दूसरा मानसून का। रीज़न, वजह इसकी क्या है? इन दीज सीजन्स द ह्यूमिडिटी वाटर वेपर कंटेंट इन द एयर इज़ हाई। पानी में नमी की मिकदार ज़्यादा होती है। एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर इज़ लो, और इर्द गिर्द के माहौल का दर्जा हरारत होता है कम। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द रेट ऑफ एवेपोरेशन। इस वजह से एवेपोरेशन की मिकदार में वाज़े तौर पर या एवेपोरेशन की शरह में वाज़े तौर पर कमी वाक़ हो जाती है। हम बेटा पढ़ के आ चुके हैं कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी एवेपोरेशन कम होगी। ये हैं एक दूसरे के इन्वर्स। अगर
टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। ये हैं एक दूसरे के डायरेक्ट प्रपोर्शन में, ठीक है। अब सर्दियों में या मानसून में क्या हुआ है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई है तो वेपोरेशन कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो गया तो वेपोरेशन भी कम हो जाएगी। अब दो फैक्टर मिल गए हैं, इस वजह से ज़्यादा वक्त लगता है कपड़ों को सूखने में। इबारत कुछ इस तरह से बन जाएगी, रीज़न यानी कि वजह, हेडिंग हो जाएगी वजह। इन मौसमों में हवा में पानी की नमी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और माहौल का दर्जा हरारत कम हो जाता है। इस वजह से एवेपोरेशन की शरह में भी वाज़े तौर पर कमी वाक़ हो जाती है, ठीक है। ऊपर हम वो लिख चुके हैं कि भाई इन दोनों रीज़न में ज़्यादा वक्त लगता है, तो हम यहाँ दोबारा वो लाइन नहीं दोहराएंगे कि कम वक्त ज़्यादा वक्त लगता है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि एवेपोरेशन की रफ्तार कम हो गई। अगर एवेपोरेशन की रफ्तार कम हो गई तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा कपड़ों को सूखने में। 14.8 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब किसी सॉलिड को हम गर्म करते हैं, व्हाट हैपन्स टू इट्स पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग, तो उसके उन पार्टिकल्स के साथ क्या मामला पेश आता है जो वाइब्रेट हो रहे होते हैं, ठीक है। जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके वाइब्रेट होने वाले पार्टिकल्स के साथ क्या मामला पेश आता है या क्या वाक़या होता है। इफेक्ट ऑफ हीटिंग, गर्म करने का असर, ये हेडिंग देंगे उर्दू मीडियम के बच्चे, और अगली हेडिंग देंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा। द पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी विच इंक्रीजेज देयर काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स हीट एनर्जी को जज़ब करते हैं जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है। दूसरी हेडिंग देंगे जी फास्टर वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में तेज़ी, ठीक है। ये हेडिंग उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए कि वाइब्रेशन में तेज़ी। दे बिगिन टू वाइब्रेट मोर रैपिडली एंड विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड अराउंड देयर फिक्स्ड पोजीशन, यानी जो सॉलिड के होते हैं पार्टिकल्स वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं ना, वहीं पर वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं। तो वो जो जहाँ पे वाइब्रेटरी मोशन कर रहे थे, वाइब्रेशन भी तेज़ हो गई है और वाइब्रेशन की डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गई। पहले वो थोड़े फासले से दोबारा फिर अपनी मीन पोजीशन पर आ जाते थे, अब वो ज़्यादा फासला तय करते हैं और फिर अपनी मीन पोजीशन पर आते हैं, यानी वाइब्रेशन में हो भी तेज़ी गई है और लंबाई में भी इजाफा हो गया, उनके फासले में भी इजाफा हो गया है। अनटिल द मेल्टिंग पॉइंट इज़ रीच्ड, यहाँ तक कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट को पहुँच जाता है, और फिर जब पिघलने लग जाता है तो फिर उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता, फिर तो फेज़ जो चेंज होने लग जाता है। वो अपनी मखसूस पोजीशन पर तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं और वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड में भी इजाफा हो जाता है, ठीक है। उसके वाइब्रेशन वो अपनी फिक्स पोजीशन पर तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं और उनके वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड में भी इजाफा हो जाता है, यहाँ तक कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाता है, ठीक है। ये हेडिंग हो जाएगी हमारी, सॉरी इबारत हो जाएगी उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब है हमारे पास ये सेकंड लास्ट यानी 14.9 शॉर्ट क्वेश्चन, डू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आल्सो डिफ्यूज जस्ट लाइक गैसेस, क्या सॉलिड और लिक्विड भी डिफ्यूज़ करते हैं जैसे कि गैसेस डिफ्यूज़ करती हैं। तो हमारा जवाब है जी, आंसर है हमारा यस, हाँ डिफ्यूज़ करती हैं, बट एट अ वेरी डिफरेंट रेट्स कंपेयर टू गैसेस, लेकिन गैसेस के मुकाबले में इनकी शरह बहुत मुख्तलिफ होती है, रेट बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। एक्सप्लेनेशन उर्दू मीडियम वाले बच्चे देंगे हेडिंग वजाहत और आगे पॉइंट लिखेंगे। लिक्विड्स डिफ्यूज स्लोली, लिक्विड्स आहिस्ता से डिफ्यूज़ होते हैं, बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव स्मॉलर स्पेसेस, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के दरमियान जगह बहुत कम होती है, यानी खला कम होता है, जबकि लिक्विड गैसेस कम पढ़ कहते हैं दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता, उनके दरमियान जगह कम होती है, खला कम होती है। एंड स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस देन गैसेस, और इनके दरमियान कशिश की कुव्वतें या अट्रैक्टिव फोर्सेस गैसेस से ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो दो वजह हमने बता दी, एक उसके पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस कम होता है और दूसरा गैसेस के मुकाबले में इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होती हैं, पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होती हैं। तो इबारत इस तरह से बन जाएगी, मायाजात आहिस्ता से डिफ्यूज़ होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान खला बहुत कम होता है और गैसेस के मुकाबले में इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस मजबूत होती हैं। सॉलिड्स अंडरगो डिफ्यूजन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट, जो है सॉलिड इंतहाई सुस्त रफ्तारी से इंतहाई सुस्त रफ्तार से डिफ्यूज़ होते हैं, जो कि जिनको तकरीबन नज़रअंदाज किया जाए, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, जिनको तकरीबन नज़रअंदाज किया जा सकता है। सॉलिड इतनी सुस्त रफ्तार से डिफ्यूज़ होते हैं कि इस अमल को नज़रअंदाज किया जा सकता है।
सॉलिड्स इतनी सुस्त रफ्तार से डिफ्यूज़ होते हैं कि इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है ड्यू टू टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत सख्ती से पैक होते हैं, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ताकतवर होती हैं। सॉलिड इंतहाई सुस्त रफ्तार से डिफ्यूज़ होते हैं। ये रफ्तार इतनी कम होती है कि इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स इंतहाई मजबूती से पैक होते हैं और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत मजबूत होती हैं। ये इबारत बन जाएगी हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब है हमारा जी लास्ट क्वेश्चन 14.10, वाई डज ड्यू फॉर्म इन अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। सुबह के वक्त, सुबह के जो वक्त होता है तो वो जो है औस शबनम ये क्यों बनती है? रीज़न, वजह, ड्यू फॉर्म्स बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। आबी बुखारात के कंडेंसेशन की वजह से शबनम पैदा होती है, यह शबनम बनती है। ये इबारत हो जाएगी उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। हेडिंग देंगे वजह और आगे लिख देंगे आबी बुखारात की कंडेंसेशन, हवा में मौजूद आबी बुखारात की कंडेंसेशन की वजह से, या एटमॉस्फेयर में मौजूद आबी बुखारात की कंडेंसेशन की वजह से शबनम बनती है। एक्सप्लेनेशन, वजाहत, ठीक है, ऊपर थी वजह, नीचे है वजाहत। एट नाइट द ग्राउंड एंड एयर कूल डाउन, ठीक है, कूल्स डाउन नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट दो आ गए हैं, एक ग्राउंड और दूसरा एयर, इसलिए हम वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंटली, वाज़े तौर पर, रात के वक्त ज़मीन और हवा वाज़े तौर पर ठंडी हो जाती है, ठीक है, पहली बात तो ये। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू ड्यू पॉइंट, जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट तक कम हो जाता है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द मॉइस्ट एयर कूल्स डाउन, तो नमी वाली हवा में मौजूद आबी बुखारात ठंडे हो जाते हैं। एंड कंडेंसेस इनटू लिक्विड ड्रॉप्स, और कंडेंस हो के माया कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऑन कूल सरफेसेस, ठंडी सतहों पर, लाइक ग्रास एंड लीव्स, जैसा कि पत्ते या घास, ठीक है, हमने देखा होता है घास के ऊपर होते हैं क्योंकि घास जो होती है ये ज़्यादा ठंडी होती है और जो पत्ते होते हैं ये ठंडे होते हैं घास, और इसीलिए इन पर हमें ज़्यादा शबनम का मुशाहिदा होता है। जब भी मौसम थोड़ा थोड़ा ही सर्द हो रहा होता है, जैसे आजकल का मौसम है ना, आजकल भी हमें इन पर तो शबनम नज़र आ जाती है, दूसरी चीज़ों पर नहीं। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है फिर तो हर चीज़ पर नज़र आती है ना, लेकिन जब मौसम कदरे ठंडा होता है तो ये चीज़ों दूसरों से ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए इन पर हमें वो जो है शबनम वो नज़र भी ज़्यादा आती है, घास पर और दरख्तों पर और पत्तों पर। इबारत क्या बन जाएगी? रात के वक्त ज़मीन और हवा दोनों वाज़े तौर पर या ख़ासी ज़्यादा मिकदार में ठंडे हो जाते हैं। सुबह के वक्त जब टेम्परेचर ड्यू पॉइंट तक कम होता है तो नमी वाली हवा में मौजूद पानी के बुखारात ठंडे हो जाते हैं और ठंडी सतहों जैसा कि घास और पत्ते इनके ऊपर कंडेंस हो के माया कतरों में तब्दील हो जाते हैं। तो ये इबारत बन जाएगी हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए कि रात के वक्त जो थी हवा ठंडी हो गई, ज़मीन भी ठंडी हो गई। अब जो और मज़ीद इनसे ज़्यादा ठंडी चीज़ें थी, घास था या पत्ते थे, तो जो नमी मौजूद थे पानी के बुखारात वो और ठंडे होते होते उनका टेम्परेचर कम होते वो कंडेंस हो के पहले गैस में मौजूद थे तो अब वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है शबनम बनती है हमारे इन जो है पत्तों वगैरह के ऊपर। तो इस तरह से हमारे जो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए।